हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अमेजिंग सीरीज मिशन नीट नीट विद कनु। मेहनत है तो एम्स है। ये सीरीज का आज तीसरा लेक्चर है एंड आई होप कि आपको पहले दो लेक्चर पसंद आए होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपके सारे क्वेश्चन निकल रहे होंगे। मैं बहुत दिल से पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रही हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ना क्लियर हो सके। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, आपके कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ज़रूरी आपके क्वेश्चंस क्लियर रहें आपको, इसके लिए मैं आपको एक एक चीज़ करवा रही हूँ। आज तीसरा लेक्चर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम कर रहे हैं और अभी तक जिसने दो लेक्चर नहीं देखे हैं वो पीछे से जाके देख सकता है और यहाँ आके ये तीसरा लेक्चर ज्वाइन कर सकता है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज फिर एक लेक्चर के साथ हम शुरू करते हैं। एंड में वो 3 क्वेश्चन हम ज़रूर देखेंगे जो हम हर लेक्चर के बाद देख रहे हैं, जो कि आपके नीट में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। चलो फिर आज हम स्टार्ट कर देते हैं। हमने सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली है। आज हम शुरू करें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। किससे शुरू करें हम? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। सेल वॉल हमारी होगी थी, हम शुरू करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से आप क्या समझते हैं? एंडो 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 मतलब अंदर, अंदर। मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन। जो भी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा। किसी भी काम को करने के लिए उन्हें आपस में हेल्प की जरूरत पड़ रही है, आपस में कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ रही है, इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सिस्टम इज एनीथिंग विच इज कोऑर्डिनेटेड। एनी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इनसाइड मेम्ब्रेन वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे पहले ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर आता है आपका लाइसोसोम, फिर आता है आपका लाइसोसोम, फिर आपका आता है वैक्यूल्स। ये 4 आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ने हैं। ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स structure and function. Many of these considered together as endomembrane system. Structure और function में आपस में coordinated way में काम करते हैं। ठीक है, because their function are coordinated, इसलिए इनको endomembrane system कहा जाता है। ये हमने देख लिया। The endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles, ये हमने देख लिया। ये तो ऐसे है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करते हैं, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब मैंने क्या बताया था? इनसाइड। सबसे पहले तो एक चीज, रुकिए, इससे ही पहले एक चीज आपको क्या लिखनी है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जिसके ऊपर मैं हेडिंग के ऊपर लिखती जा रही हूँ, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, ये मेम्ब्रेनस है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस है, ये डबल मेम्ब्रेनस है, आप वैसे ही उसको लिखते जाएंगे। यकीन मानना, जब आप ऐसे लिखते रहेंगे ना, आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। आपको इतना सा भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मेम्ब्रेन बाउंड क्या पूछ रहा है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं, लिखते जाओ जो लिखवा रही है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अभी हमें थोड़ी स्पेस दो, स्पेस दो, स्पेस दो एनसीईआरटी माता। चलो एनसीईआरटी माता ने हमें स्पेस दे दिया। अब हम देखते हैं, ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका स्पेस है, ये ऐसे, ये मेम्ब्रेन की जगह, ये न्यूक्लियस की जगह, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं, ये आपका ल्यूमिनर है, ये आगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, ये हो गया आपका ल्यूमिनर। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसी भी स्पेस को, जो आपका सेल मेम्ब्रेन की स्पेस है, जो आपकी सेल की स्पेस है अंदर की, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपकी जो अंदर सेल की स्पेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनर एंड ल्यूमिनर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER दो तरह के होते हैं, RER SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ स्मूथ, स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं होता, यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है? नहीं होता है। अब राइबोसोम नहीं होता है इसका मतलब है इसका जो टेक्सचर है, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं ये आपको क्या क्या कह रहा है। Electron microscopic study of eukaryotic cell reveal the presence of network or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। ये दिखाया आपको मैंने, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ये देखिए ये सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बीच में ये रफ ER हो गया जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे 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 यहाँ पे स्मूथ भी पड़े होंगे। तो साइटोप्लाज्म में आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्कैटर्ड रहता है, यही लाइन ये कहने की कोशिश कर रही है। ER divides the intercellular space into two distinct compartments, luminal inside ER, extraluminal cytoplasmic compartment। अभी आपको मैंने बना के दिखा दिया है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कौन सा कह रहा है ये, और आपका ल्यूमिनल कौन सा कह रहा है, ठीक है। ER often show ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is rough endoplasmic reticulum RER. Absence of ribosome appears smooth SER, smooth endoplasmic reticulum। अब हम आ जाते हैं इन दोनों के फंक्शंस पर, ठीक है। इन दोनों का फंक्शन क्या है? RER आपका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको? सेल को। सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा इसका होता है हेल्प्स इन कनेक्शन बिटवीन प्लाज्मा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे? इधर देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है हमारा? RER। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम करता है। डायग्राम से क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगला जो आपका SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड कौन करता है? SER। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करता है? RER। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है RER, सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है SER, ठीक है। आओ देखते हैं हम अगला पैराग्राफ।
क्या बोल रहा है ये, देखिए। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. Outer membrane of the nucleus देखा था ना अभी हमने. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. In animal, lipid-like steroidal hormone are synthesized by SER. एनिमल्स में जो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स होते हैं वो भी SER सिंथेसाइज करता है. एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है, क्या है वो, RER इन नर्व सेल्स. नर्व सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. नर्व सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल्स. आगे आप जब पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी तब आप देखेंगे कि निसेल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल्स में, उनके ऊपर राइबोसोम की प्रेजेंस होता है. राइबोसोम का प्रेजेंस है तो मतलब वो क्या होगा, RER होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. वैसे ही जो मसल्स होती है, जो मसल्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, SER. हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसमें राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होती है. और क्या करता है ये होता है रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम. अभी पता था ना, एनिमल में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स कौन सिंथेसाइज करता है, SER. मसल्स में SER प्रेजेंट होता है जो कि क्या है, रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम. इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. कोई भी ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करना है वो कौन करता है, SER. SER के ये फंक्शन है जो इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए. जो मसल्स में SER प्रेजेंट है उसका नाम क्या होता है, जो ये सब काम कर रहा है, रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग कर रहा है, तो इस SER का नाम क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सुना है नहीं ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम सुना है आपने. हाथ के हाथ आप अपनी साइड में NCERT में इन पॉइंट्स को ऐड करते जाइए. ये चीज होगी इतनी, ये चीज होगी, ये देखिए, ये हमारा ER खत्म. ER में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. हाँ, ये जो आपका डायग्राम है ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है. इसकी लेबलिंग के लिए आपके पास, इसकी लेबलिंग के लिए आया था, ठीक है, एक मिनट, इसकी लेबलिंग के लिए आया था. ये आपको दिख रहा होगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये क्या है, राइबोसोम पर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब आप ये देख रहे होंगे इसमें कोई राइबोसोम ये तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये राइबोसोम हो गया. ये आपका डायग्राम लेबल करने के लिए आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए. ये आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनर स्पेस है, ये आपका ल्यूमिनर स्पेस है. हो गया. चलो अगला पढ़ते हैं. अगला है हमारा गोल्गी अपैरेटस. गोल्गी अपैरेटस पर भी सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. गोल्गी अपैरेटस कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्गी. कैमिलो गोल्गी ने 1989 में किसकी डिस्कवरी करी थी, गोल्गी अपैरेटस. गोल्गी अपैरेटस की डिस्कवरी करी तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास. इन्होंने देखा सेल में न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे कुछ ऐसे ये डेंसली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको इन्होंने नाम दिया गोल्गी बॉडीज. दे मे बी फ्लैट डिस्क शेप्ड सिस्टर्नी ऑफ 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. These are stacked parallel to each other, मतलब ऐसे पैरेलल. ये दो है, मेरे पास और हाथ नहीं है, ये दो है, ये है, ये है, ये पैरेलली अरेंज होते हैं.
ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। प्लांट गोल्गी बॉडीज, आप इन्हें गोल्जी बोलो, गोल्गी बोलो, गोल्जी बोलो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्हें पढ़ लो, ये तो ये चाहती हैं। प्लांट गोल्जी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। प्लांट में गोल्जी बॉडीज का नाम क्या होता है? डिक्टियोसोम। प्लांट गोल्जी बॉडीज के अलावा जो गोल्जी बॉडीज है, कोई भी गोल्जी बॉडीज है, कितने पार्ट होते हैं उसके? 3। कौन कौन से? सिस्टर्नी, ठीक है, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। अच्छा चलो ठीक है, गोल्जी बॉडीज के 3 आपने देखे कि 3 होते हैं इसमें। कौन कौन से? सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। मुझे एक बात बताओ, वेसिकल्स कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है? पढ़ा है ये शायद कहीं? कहाँ पढ़ा है? बताओ बताओ, सोचो, तब तक मैं ये करवाती हूँ, तुम सोचो। गोल्जी सिस्टर्ने आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्केव फेस, सिस फेस। चलो आ जाओ, मीजोजोम में पढ़ा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आ जाओ पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। मीजोजोम में हमने वेसिकल्स पढ़े हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेली। इसमें क्या है? सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। ये देखो, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, जहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ले रहा है ना, ये स्ट्रक्चर है आपका सिस, ये है आपका सिस फेज, ये अंदर वाला ट्रांस, ये देखो ये, अरे ये देखो ये देख रहे हो, ये है आपका सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज, ये आपका ट्रांस फेज, कॉनकेव, ये है आपका कॉन्वेक्स फेज जो कि है सिस फेज। यहां से आपका फॉर्म होएगा मटेरियल, फॉर्मिंग फेज, यहाँ पे आएगा मटेरियल, फॉर्म होएगा, फॉर्मिंग फेज, सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज इधर की तरफ आएगा। ये आपका ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज, या फिर इसे आप कहेंगे कॉनकेव फेज, ठीक है। ये समझ आया? सिस फेज, ट्रांस फेज, फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, कॉन्वेक्स फेज, कॉनकेव फेज। तीनों चीज समझ आ गई? क्या रहेगा इसमें? इसको दोबारा से देखते हैं हम। ये देखिए, सिस, ट्रांस, सिस फेज क्या है? कॉन्वेक्स। ट्रांस फेज क्या है? कॉनकेव। सिस फेज फॉर्मिंग फेज, ट्रांस फेज मैच्योरिंग फेज। ये और डायग्राम और देख लो, इधर की तरफ सिस, इधर की तरफ ट्रांस, ठीक है। चलो, ये भी यही कह रहा है, नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका सेल, ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सिस फेज है, ये ट्रांस फेज है, न्यूक्लियस के पास कौन सा हुआ? सिस फेज। एंड कॉनकेव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज, तीनों नाम आपको पता होनी चाहिए, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। द सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेलीज आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। जैसे ये है ना, ये दोनों, अब ये देखो, ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, लेकिन है तो इंटरकनेक्टेड ना, ये आपस से जुदा तो नहीं हो सकते दोनों एक दूसरे से, तो ये क्या हो गया? इंटरकनेक्टेड है। सिस और ट्रांस फेज आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है? ये एक पैकेजिंग का काम करता है और डिलीवरी का काम करता है। पैकेजिंग का काम कौन करेगा? आपका सिस फेज। डिलीवरी का काम कौन करेगा? आपका ट्रांस फेज। अब समझो, एक ये देखो, ये है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये है आपका ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां से लिपिड आया, लिपिड अभी रॉ है, ठीक है, लिपिड रॉ है क्योंकि हमारे पास जो बाहर की लेयर है वो नॉन पोलर है, वो पोलर सब्सटेंस जाने ही नहीं देगी,
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको ऐसा बनाना है कि वो बाहर जा सके, वो मटेरियल बाहर ट्रांसफर हो सके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे उस पर एक और लेयर चढ़ती है किसकी, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से RER क्या भेजता है, प्रोटीन। SER क्या भेजता है, लिपिड। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आगे जब वो सिस फेज को भेजता है वो फॉर्म क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। क्या आ गया, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब ये और टारगेट्स पे, इंटरसेलुलर टारगेट्स पे, आउटसाइड दी सेल ये टारगेट करेगा और इसको डिलीवर करेगा। ठीक है, ये क्या है, ER। ये क्या है, गोल्जी बॉडीज। ER में वेसिकल की फॉर्म में हमारा जो पैकेजिंग है वो तैयार हुआ, कहाँ पे गया, सिस फेज पे। सिस फेज पे फॉर्म हुआ, जो स्ट्रक्चर उसमें लगना था वो लगा, फिर वो आगे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में कहाँ जाके चिपकता है, ट्रांसफेज पर। ट्रांसफेज पर मैच्योर होने के बाद वो आगे टारगेट्स पर चला जाता है। ठीक है, ये बता रहा है। आओ, The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. Material to be packed in the form of vesicle from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase. Cis phase, maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum. इसी से पता चलता है कि Golgi complex endoplasmic reticulum के आसपास ही क्यों होती है, क्योंकि ये उसका कोरियर है, ये उसका सामान पैकेजिंग, डिलीवरिंग सब कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्न ऑफ गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। हमने बताया ना, यहाँ पे सिस्टर्न है, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बना रही है। गोल्गी apparatus इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा इतना हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हम देखेंगे गोल्गी बॉडी के कुछ फंक्शंस। क्या देखेंगे हम, फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला फंक्शन इसका क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्या रहेगा, फॉर्मेशन किसकी, फॉर्मेशन लाइसोसोम की। लाइसोसोम भी तो बनाना पड़ेगा किसी को, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। उसके बाद सेल वॉल का जितना मटेरियल होता है कौन सिंथेसाइज करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट को हम फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सेल वॉल सिंथेसिस करना, सेल वॉल का जो मटेरियल होता है बनाने के लिए वो सिंथेसिस करना, क्योंकि क्या लगता है हमारा, प्रोटीन और लिपिड लगते हैं। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो इसका मतलब सेल वॉल की जो मटेरियल होंगे वो कौन सिंथेसाइज करता है, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, कौन करता है, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये आपके 4 फंक्शन हो गए। ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड आपको पता है। ग्लाइकोलिपिड बोले, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बोले, या ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन बोले, दोनों ही कौन करता है, दोनों ही कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम देखते हैं लाइसोजाइम। क्या देखना है हमें, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लिख लो इसके ऊपर भी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा है ये स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या बोला जाता है इनको, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, यहाँ पे ये सब कुछ खा लेता है, जितना कुछ होगा ये सब कुछ खा लेगा, सबको ही मार देगा, सबको ही मतलब कि जो इसके आसपास होगा। लाइसोसोम का जो पीएच है एसिडिक होता है, इसका पीएच होता है 4.5। 4.5 एसिडिक पीएच। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि इंसान को मरना खुद होता है, नहीं होता है ना, उसको पीछे से धक्का दिया जाता है, किसी भी फॉर्म में हो
सुसाइड करने के लिए आपको एक प्रेशर तो होता है, अब किसी को पुश करना है, उसके ऊपर एनर्जी तो यूज हो रही है ना, एटीपी यूज हो रहा है, तो इसीलिए ये एक एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस है, एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस। इसमें एनर्जी का खर्चा होता है, एटीपी यूज होता है किसी भी चीज को मारने के लिए, ठीक है। इसमें 40 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम में 40 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ एनगल्फ करने के लिए, सब कुछ मारने के लिए, ठीक है। अगर ये खुद मार के खा रहा है उसे कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटो अपने आप मार के खाना, ऑटोफेजी। क्लीनोफ्लेजी, क्लीनोफेजी इज किसी और कोई और सेल उसको मार के दे रहा है। ऑटोफेजी इज अपने आप अपने सेल को मार के खाना, क्लीनोफेजी इज किसी और का सेल, कोई और सेल मार के उसको दे रहा है खाने के लिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको लिखना है, लिख लीजिए ऑटोफेजी, क्लीनोफ्लेजी, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। These are membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in Golgi apparatus। अभी हमने देखा था फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यही सेम आ गया। The isolated lysosome vesicles have been found to be rich in almost all type of hydrolytic enzyme। कितने टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इसके पास? 40। जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, पीएच मैंने बता दिया 4.5। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid। होते ही सेल में यही है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन होंगे, लिपिड्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड होंगे, सब तो ये खा लेता है, सब पचा जाता है, तो इसलिए ये क्या हो गया? सुसाइडल बैग। अगला आते हैं हम वैक्यूल पर। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है? ये लार्ज स्पेसेस, इन लार्ज स्पेसेस को कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल ज्यादा बड़ा किसका होता है? प्लांट का। एनिमल में बहुत मिनिमल अमाउंट में होता है, बहुत मिनिमल साइज होता है। प्लांट का वैक्यूल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। वैक्यूल पर लिख लो मेम्ब्रेन बाउंड। फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। बेसिकली एक रिजर्वॉयर होता है, रिजर्व मटेरियल होता है जो कि अभी सेल को जरूरत नहीं है। आगे इन फ्यूचर कभी कुछ होता है, ऐसी कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो सेल को उसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी सेल को जरूरत नहीं है, तो वो कहाँ सब जाके स्टोर करता है? वैक्यूल में। अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट का वैक्यूल बड़ा क्यों होगा, एनिमल का वैक्यूल बड़ा क्यों नहीं होगा? प्लांट का वैक्यूल बड़ा क्यों होगा? क्योंकि अब प्लांट है, चल फिर तो नहीं सकता है ना, जब उसके पास जो चीज बन गई वो उसे रिजर्व तो करेगा। एनिमल का क्या है? चल फिर सकते हैं, किसी चीज की नीड हुई वो इधर से उठ के उधर जा सकते हैं, वो इधर से उठ के उधर जा सकते हैं, है ना। तो एनिमल का वैक्यूल इतना ज्यादा रिजर्व नहीं करता है, तो उसे रिजर्व की जरूरत है भी क्यों? जब उसे जरूरत होगी वो खुद अपना बना सकता है। प्लांट सेल रिजर्व मटेरियल स्टोर करता है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता, वो एक स्टेगनेंट चीज है, ठीक है। इसीलिए प्लांट का वैक्यूल बड़ा होता है, ज्यादा उसमें स्टोरेज होती है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन आया था नीट में कि टोनोप्लास्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, टोनोप्लास्ट आउटर मेम्ब्रेन किसकी है? वैक्यूल की। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम। अभी मैंने बताया प्लांट को ज्यादा क्यों चाहिए होता है। टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है? फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल। अब मेरी बात सुनो, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, ये आपका वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल है, ये इसकी है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या काम कर रही है? टोनोप्लास्ट कर रही है फैसिलिटेशन का काम, फैसिलिटेट कर रही है किसको? आयंस को बाहर से वैक्यूल में आने के लिए, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आने के लिए उसको अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करा रही है, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रहा है।
टोनो, यहीं इन्होंने यही लिखा है, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. इसीलिए आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो वैक्यूल में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आयन का कंसंट्रेशन कम रहता है, वैक्यूल में ज़्यादा रहता है। अमीबा में जो वैक्यूल होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या करता है काम? एक्सक्रीशन, क्या काम करता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल काम क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का। ठीक है, आगे दे रखा है। प्रोटेस्टा में फूड वैक्यूल क्या काम करता है? एनगल्फिंग ऑफ फूड, एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। अलग अलग वैक्यूल के अलग अलग काम होते हैं, लेकिन याद रखिएगा गैस वैक्यूल सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, हमने पीछे पढ़ा था। गैस वैक्यूल्स के अलावा जितने भी वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, जो भी वैक्यूल मिलेगा वो आपको यूकैरियोट्स में मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया वैक्यूल खत्म, आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म। अगला हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से पढ़ते आए हो, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। क्या होता है ये? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल है, और इसके ऊपर आप क्या लिखने वाले हैं? डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जब तक स्टेन ना किया जाए तब तक दिखेगा नहीं। और उसे स्टेन करने के लिए कौन सा हमें स्टेन चाहिए होता है? वो होता है जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन क्या है? ये स्टेन है। स्टेन टू सी माइटोकॉन्ड्रिया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, आपके पास सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो है चाओ चाओ। चाउस क्या है? ये एक अमीबा है जिसके पास 4 लाख माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? 4 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इस अमीबा के पास हैं। कोई लेना देना नहीं है, आएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिए। क्लोरेला, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद आ जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, स्टेन का नाम मैंने बता दिया, नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी डिक्रीजिंग शेप और साइज के ऊपर मैं नहीं आएगा क्वेश्चन। ये सॉसेज शेप होती है इसकी, सॉसेज ऐसे 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 से कुछ शेप होता है इसका, सॉसेज वाला मीट होता है सॉसेज। सिलेंड्रिकल भी होता है, डायमीटर होता है इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, एवरेज 0.5, इसका हाफ निकाल लो ना, 0.5। लेंथ होती है इसके 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, यहाँ डबल लिख लो, ऊपर से क्या लाओगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द अदर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2। चलो कुछ इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें ये हो गया। ठीक है, अब देखो,
ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। क्या है ये? आउटर मेम्ब्रेन। ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आपकी मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आप, ये है क्रिस्टे। क्या है ये? क्रिस्टे। सिस्टर ने कहाँ देखे थे हमने? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। और ये क्या है? क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? क्रिस्टे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं? सिस्टर ने। क्रिस्टे हो गया। इसमें अपना एक राइबोसोम होता है, जिसको कितना होता है? वो 70S राइबोसोम। उसके बाद इनके पास अपना डीएनए होता है। क्या होता है वो? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए होता है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। और ये जो इसमें बीच में ये जो स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, क्या बोलेंगे इसको? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ओके, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टिवली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज डेंस होमो। किससे भरा होता है ये? मैट्रिक्स से। अभी देखा हमने, ये देखो, मैट्रिक्स से भरा है इनर कंपार्टमेंट। चलो, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनेली। लिमिटिंग बाउंड्री हमने देखा था, क्रिस्टे। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. ये outer membrane इसकी limiting boundary form कर रही है। चलो, the inner membrane form number of infoldings called cristae. inner membrane, ये inner membrane जो है, ये foldings, ये foldings बन रही है, ये inner membrane बना रही है। क्या है? cristae। ठीक है, आगे देखते हैं। टुवर्ड्स दी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर की तरफ बना रही हैं, तो ये क्या हो गया? इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, हमने देख लिया। आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ। राइबोसोम्स हमने देख लिया। 70S कंपार्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड करता है? फिजन से। हमने बाकी सब देख लिया। साइट, जब राइबोसोम है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो होगी। 70S इसमें राइबोसोम है, सर्कुलर डीएनए, ये सब हम इसमें देख चुके। ये सब हो गया। इसके अलावा इसके पास जितने भी एंजाइम होते हैं ना, वो सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जितने भी एक सिस्टम को एंजाइम चाहिए है माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रेजेंट होंगे, वो होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मतलब अंदर जो मैट्रिक्स है उसमें। एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो किसमें प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। स्पेस कौन सा? यहां पर, इसके बीच में, ये यहां पे प्रेजेंट होगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, बाकी सब आपका अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें इससे बाहर से और कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता है। देखिए शेप में आपको आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये सब बता दिया। इसके अलावा इसमें राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए सब कुछ प्रेजेंट होता है, ये मैंने दिखा दिया। अगला हम देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिक के लिए जगह बनाते हैं। चलो प्लास्टिड पे आ जाओ। प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। प्लास्टिड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? प्लांट सेल का। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और
ल्यूकोप्लास्ट। पेज ले लें क्या? एक पेज ले लेते हैं। चलो इस पे देखते हैं, ठीक है? अच्छा देखते हैं हम प्लास्टिड। कितने तरह के होते हैं? 3। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कैसी होती है? ग्रीन, नाम से ही पता चल रहा है, क्लोरो ग्रीन। क्या करेगा क्लोरोप्लास्ट? फोटोसिंथेसिस। बहुत इजी है, याद हो गया। क्रोमो क्या है? कलर। कौन कौन से कलर? रेड, ठीक है, येलो, पर्पल। रेड, येलो, पर्पल। जो रेड इम्पार्ट करेगा वो होगा कैरोटेनॉइड्स। जो येलो इम्पार्ट करेगा वो होंगे ज़ेंथोफिल्स, ठीक है। जो पर्पल इम्पार्ट करेंगे वो कौन से होंगे? एंथोसाइनिन, ठीक है। ये 3 है क्रोमोप्लास्ट के। कौन कौन से? कैरोटेनॉइड्स रेड कलर इम्पार्ट करेंगे, ज़ेंथोफिल येलो कलर इम्पार्ट करेंगे, और एंथ्रोसाइनिन क्या इम्पार्ट करेगा? पर्पल कलर। क्रोमोप्लास्ट खत्म। अब आ जाओ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भी 3 तरह की हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। जिसमें एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? आपका एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च। क्या स्टोर करता है? स्टार्च। एल्यूरो क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन। एलियोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? ऑयल। ये एमाइलो, ये एल्यूरो और ये इलियो। तीनों के फंक्शन देख लिए, ठीक है। ये है आपका पूरा प्लास्टिड। चलो आ जाओ पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें, ठीक है। These are easily observed under the microscope as they are large. They bear specific pigments imparting specific color to plants. कितनों का? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये हमने पढ़ लिया। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल होते हैं। कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स एंड अदर प्रेजेंट। ये कैरोटेनॉइड के हमने देखा था। कैरोटेनॉइड कैसा? रेड कलर इम्पार्ट करेगा। ज़ेंथोफिल्स कैसा? येलो कलर। और इसके अलावा हमने एंथोसाइनिन पढ़ा था जो कि क्या इम्पार्ट करेगा? आपका पर्पल कलर, ठीक है। चलो दिस गिव द पार्ट ऑफ प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड कलर। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेराइड शेप एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। एग्जाम्पल पोटैटो में आपको पता है स्टार्च स्टोर होता है, तो कौन सा होगा उसमें? कौन सा प्लास्टिड होगा उसमें? एमाइलोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल, फैट। वेयर एज आगे चलो वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। हमने देख लिया। में से जो आपका कैरोटेनॉइड और ज़ेंथोफिल है, ये दोनों ही कौन सा है आपका? फैट सॉल्युबल। कैरोटेनॉइड और ज़ेंथोफिल दोनों ही क्रोमोप्लास्ट आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। आगे हमारा प्लास्टिड हो गया। अगला है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अभी तक आपको सब समझ आ रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया समझ आ गया, प्लास्टिड समझ आ गया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ आ गया। अब हम शुरू करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जितना आपके एनसीईआरटी में लिखा है, जितना आपके नीट में आएगा। सबसे पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो मतलब एक लेयर, दूसरी लेयर। ये जो होते हैं सिंगल यूनिट, इनको क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड।
ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्रेजेंट है। चलो, जो ये पूरा एक थाइलाकॉइड हो गया, पूरा ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ये जो आपके अलग अलग ग्रेना को आपस में जोड़ रहा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेले। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमेले। ये जो इसका मैट्रिक्स है ये क्या रहेगा? स्ट्रोमा। क्या रहेगा? स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड सिंगल यूनिट, जब उसको स्टैक में देखेंगे तो ग्रेना हो जाता है। अलग अलग ग्रेना को आपस में कौन जोड़ता है? स्ट्रोमा लेमेले। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? इनर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है। जो थाइलाकॉइड है ये होता है साइट फॉर लाइट रिएक्शन। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकॉइड में। ठीक है। और आपका स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड ये है, इसमें होगी लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा में आपकी होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या है ये आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होगी, डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा में होगी। इसके पास यहाँ पे क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसके पास अपना डीएनए होगा। ठीक है। इसके पास यहाँ अपने क्या होगा? राइबोसोम होगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास भी सर्कुलर डीएनए है और राइबोसोम है। ठीक है। चलो आओ पढ़ते हैं क्या बोल रही है एनसीईआरटी, क्या कहना चाह रही है हमें। आओ जरा देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। ये कह रहा है क्लोरोप्लास्ट ज्यादातर किसमें दिखता है? मेसोफिल सेल्स में। किसके? लीव्स में। These are lens-shaped, oval, spherical, discoid, and even ribbon-like organelles having variable length, width. ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग नंबर का हो सकता है। जैसे क्लेमाइडोमोनाज में 1 per cell, क्लेमाइडोमोनाज में सिर्फ एक होता है एक सेल में क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन एल्गे में क्लेमाइडोमोनाज क्या है? ग्रीन एल्गे है। ग्रीन एल्गे में एक होता है, क्लेमाइडोमोनाज में एक होता है एक सेल में। उसके बाद आते हैं मीजोफिल्स में। मीजोफिल में 20 से 40 डिपेंड करते हैं कौन सा प्लांट है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन, ये देख लिया हमने। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। आउट ऑफ द 2 इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। ये मैं आपको समझाती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। कहाँ गया हमारा क्लोरोप्लास्ट? ये ना यहां से आउटर मेम्ब्रेन से इसको आयंस अंदर लाने, आउटर मेम्ब्रेन से इसको क्या करना है? आयंस लाने हैं रिएक्शन करवाने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है ना, जो बाहर का आयंस ला रहा है तो वो ज्यादा परमिएबल होगा। अंदर वाले को जब आयंस मिल गए तो वो ज्यादा परमिएबल होके क्या करेगा? तो इनर वाली लेयर क्या होगी? लेस परमिएबल, और बाहर वाली लेयर क्या होगी? मोर परमिएबल। यही ये आपको बताना चाह रहा है। कहाँ गया ये? Inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by inner membrane of the chloroplast is called stroma। और ये flattened membrane sex thylakoids होते हैं। ठीक है। थाइलाकॉइड जब बहुत सारे पाइल्स में अरेंज होता है उसको ग्रेना कहते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रोमा लेमेले होता है जिससे कनेक्ट होते हैं थाइलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। The membrane of the thylakoid encloses a space called lumen. The stroma of chloroplast contains enzyme required for the synthesis of carbohydrates and protein. It contains small double-stranded circular DNA. Ribosome, chlorophyll pigments are present in thylakoids. Ribosome of chloroplast are 70S, and then the ribosome of chloroplast are smaller 70S than the cytoplasmic ribosome 80S. Cytoplasmic ribosome 80S होता है। माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। तो 70S स्मॉलर हुआ। वही ये बता रहा है कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होता है, उससे छोटा होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट खत्म। थाइलाकॉइड देख लिया, ग्रेना देख लिया, ल्यूमेन देख लिया, आपका मैट्रिक्स देख लिया। एंजाइम कौन कौन से होंगे? इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस होगी क्योंकि इसके पास भी राइबोसोम है, इसके पास भी डीएनए है, सब कुछ इसके पास वैसी है मशीनरी। ये प्लांट्स में पाया जाता है। हमें तो फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे में ये नहीं होगा। अगला आ जाते हैं हम राइबोसोम पर। इतनी देर से हम राइबोसोम 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 करे जा रहे हैं। राइबोसोम दिया किसने है? ये
क्या बवाल है। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? जॉर्ज पैलेड ने। राइबोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड इन 1953। ठीक है। राइबोसोम दो तरह से हो जाते हैं, 70S और 80S। 70S हो जाता है 50S एंड 30S। ठीक है। और आपका 80S वाला हो जाता है 60S और 40S। ये राइबोसोम जो S है इसे बोलते हैं सेडबर्ग यूनिट, जो कि आपका क्या दिखाता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बताता है। डेंसिटी के ऊपर डायरेक्टली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। Ribosome are granular structure first observed under electron microscope by George Palade. They are composed of ribonucleic acid and protein not surrounding any membrane. Not surrounded by any membrane मतलब ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? RNA होता है, प्रोटीन होता है। हमने एक रिएक्शन अभी पीछे पढ़ी थी, n नंबर ऑफ राइबोसोम प्लस एक सिंगल mRNA क्या बनाता है? आपका पॉलीसोम। पीछे पढ़ चुके हैं हम, ये फिर से रिवाइज कर लो। The eukaryotic ribosome are 80S while prokaryotic are 70S। टू सब यूनिट, एक लार्जर एक स्मॉलर। 80S 60 और 40 होता है, 70S 50 30 होता है। S सेडबर्ग यूनिट होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। इनडायरेक्टली किसका मेजर है? डेंसिटी और साइज का। ये आपका राइबोसोम खत्म। राइबोसोम खत्म हो गया है। अब हमारे पास क्या बचता है? साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ये हमारा कल के लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। होपफुली आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइबोसोम तक के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। राइबोसोम तक जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे, जो भी आपका पर्टिकुलर यूनिट वाइज क्वेश्चन है, पर्टिकुलर जो सब टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। मेरे क्वेश्चन आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी लेक्चर में, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं आपको किसी भी चीज़ में कोई मदद की ज़रूरत होगी। आज की वीडियो, आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जिसको भी आपको लगता है कि इतना डिटेल में एनसीईआरटी पता होनी चाहिए, इससे ये हेल्पफुल रहेगी आपके एम्स को हासिल करने में, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करना। कमेंट में ज़रूर लिखना, हम मेहनत कर रहे हैं, एम्स हमारा है। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं रैप अप करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, इससे आगे से शुरू करेंगे। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर से आइएगा, फिर से अपना प्यार दिखाइएगा। टिल देन, सी यू टुमारो। कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, एंड सी यू टुमारो विद लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।